तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा एलेक्सी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा एलेक्सी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो वंस अगेन टाटा एलेक्सी की जो परफॉर्मेंस है वो फिर से हमें ख़राब देखने को मिली है। और कल के दिन की बात करें तो कल के दिन भी टाटा एलेक्सी का परफॉर्मेंस हमें ख़राब देखने को मिला था। इनफैक्ट कल के दिन 4 से 5%, इनफैक्ट एक टाइम पे 6% तक भी टाटा एलेक्सी का शेयर आपको गिरता हुआ दिखा था। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी के Q4 के अर्निंग्स, जो कि मार्केट एस्टिमेट को मिस करते हुए नजर आए थे। और साथ में जो कंपनी ने गाइडेंस दिया था वो गाइडेंस भी मार्केट को उतना ज़्यादा रास नहीं आया था। जिसके बाद क्या है कि मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस की व्यू इस कंपनी को लेकर थोड़ी चेंज हो गई थी। पीएल कैपिटल ने बताया था कि वो 2027 से लेकर 28 के फाइनेंशियल ईयर तक इस कंपनी के कांस्टेंट करेंसी के टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 6% से लेकर 10% तक की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 27 में 6% ग्रोथ की है, 28 में 10% ग्रोथ की है। बट यही पहले बोल रहे थे कि 27 में 8.4% से ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसको उन्होंने कम कर 6% कर दिया है। और वही 28 को लेकर 11.4% ग्रोथ को वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उसको उन्होंने कम कर 10% कर दिया है। तो टाटा एलेक्सी के जो नंबर्स थे वो तो हमें डिसअपॉइंट किए ही, बट कंपनी की जो कमेंट्री थी वो भी कहीं ना कहीं मार्केट को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, जिस वजह से नेगेटिव कमेंट्री इस कंपनी को लेकर शुरू होती हुई नजर आ गई ब्रोकरेज हाउस के साइड से। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से टाटा एलेक्सी की जो सेंटिमेंट है वो भी खराब हो गई है। मॉर्गन स्टैनली ने भी इस कंपनी को जो टारगेट्स दे रखा था उसको भी 21% से कम कर दिया था। और इसका सबसे बड़ा रीज़न उन्होंने दिया था 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर जो मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री दी थी, उन्होंने बताया था कि हम टारगेट करेंगे हायर सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि मैक्सिमम 9% तक, 10% तक भी वो टारगेट लेकर नहीं चल रहे हैं। मतलब सिचुएशन जो है वो कंपनी को उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं लगता है एक प्रॉपर रिकवरी के लिए। और Q4 में जो कांस्टेंट करेंसी के टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ दिखा था वो 0.9% से दिखा था Q-on-Q बेसिस पे, और मार्केट उम्मीद कर रही थी 1.5% से ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो किसी भी पैरामीटर पे टाटा एलेक्सी ने मार्केट एस्टिमेट को बीट नहीं किया था। इसी वजह से मार्केट को ये कंपनी के नंबर उतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे। और साथ में गाइडेंस को भी मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस ने चेंज किया, इनफैक्ट डाउनग्रेड किया, जिस कारण भी टाटा एलेक्सी के शेयर में कल के दिन और आज के दिन दोनों दिन गिरावट हमें देखने को मिली। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि हमारे लिए एकदम नॉर्मल सी बात है, कॉमन रेयर बात है। ये गिरावट कंपनी में एक तरह से नॉर्मल है, कॉमन है। क्योंकि टाटा एलेक्सी 52 वीक हाई से अगर देखोगे तो 30-35% आपको नीचे देखने को मिलेगी, बट ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट 60% तक आपको दिख जाएगा। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि टाटा एलेक्सी जो पहले ग्रोथ लगातार हर क्वार्टर में रिपोर्ट किया करती थी, वो पिछले 1.5-2 सालों से ग्रोथ एकदम रिपोर्ट कर ही नहीं पा रही है। इनफैक्ट जो कंपनी के ईपीएस पहले हुआ करते थे उसको अगर करंट ईपीएस से कंपेयर करें तो ईपीएस में भी एक अच्छा खासा डिप आपको देखने को मिलेगा। एक टाइम पे कंपनी का ईपीएस आपको 131 का देखने को मिल रहा था 2024 अक्टूबर में, और अभी अगर देखोगे तो वो कितना 101 देखने को मिल रहा है। तो कोई कंपनी अगर लगातार अपने ईपीएस को, रेवेन्यू को ग्रो कर पाती है तो मार्केट भी उस कंपनी को वैल्यू करती है, वैल्यूशन ज़्यादा भी मिलता है और मार्केट कैप भी कंपनी का बढ़ता रहता है। बट अगर कंपनी की ईपीएस पिछले 3 सालों में ग्रो ही नहीं किए हैं, इनफैक्ट पहले जो रिपोर्ट किया था उससे भी कम हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट तो प्रॉफिट बुकिंग करेगी। और अभी हाल ही में जो बाजार में तेज़ी देखने को मिली थी उस तेज़ी में टाटा एलेक्सी के शेयर में भी 17% तक की उछाल दिखी थी बॉटम से। तो सेल ऑन राइज की भी स्ट्रैटेजी मार्केट ने कहीं ना कहीं फॉलो की है। इस वजह से ही ये नंबर के बाद कंपनी में तगड़ी गिरावट कल के दिन और आज के दिन दोनों दिन हमें देखने को मिला है। बट ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत लंबे टाइम तक में भी चलता हुआ देखने को ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 60% नीचे है। अब कंपनी को बहुत ही बड़ी हाईली नेगेटिव रीज़न चाहिए होगी यहाँ से और टूटने के लिए। बाकी जो रिसेंट तेज़ी थी उसी की प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, क्योंकि मार्केट को एक रीज़न मिल चुका है। तो ये सारी चीज़ों को माइंड में ध्यान में रखना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़,
वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। दोस्तों अगर हम CDSL की बात करें तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस एक लंबे टाइम से कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिल नहीं रहा है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न हम बोल सकते हैं कंपनी का बिजनेस है। पिछले 1.5 साल में अगर इक्विटी मार्केट के परफॉर्मेंस को देखोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है, और इक्विटी मार्केट जब ग्रो करता है तभी CDSL ग्रो करती है, और इक्विटी मार्केट जब अच्छा नहीं करता है तो ऑब्वियस सी बात है CDSL भी अच्छा नहीं करती है। ये कंपनी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन डेरिवेटिव्स में है ही नहीं, तो इक्विटी मार्केट ही अच्छा करना होगा CDSL को ग्रोथ अचीव करने के लिए। बाकी चीज़ें CDSL के लिए आगे चलकर और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि RBI एक न्यू कैपिटल मार्केट एक्सपोजर नॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर सकती है 1 जुलाई से। वैसे तो इंट्रोड्यूस करने वाली थी 1 अप्रैल से, बट उसको उन्होंने 3 महीना एक्सटेंड कर दिया था। 1 जुलाई से उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो अगर इम्प्लीमेंट होता है तो एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, BSE, CDSL, HDFC AMC, NSE, ये सारी कंपनी अपने बिजनेस में थोड़ा स्ट्रगल फेस करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये नॉर्म्स की वजह से जो ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को मिलता था, वो ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ में काफ़ी हद तक डिप देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों जो मान लो किसी स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो उस स्टॉक में जो लेवरेजेस आपको ब्रोकरेज हाउस देती थी, वो लेवरेजेस अब आपको उतना नहीं मिलेगा जितना पहले मिला करता था। यानी कि अब किसी भी पोजीशंस को लेने के लिए पहले जितना पैसा लगता था उसके मुकाबले अब ज़्यादा लगेगा। इसी वजह से वॉल्यूम्स में गिरावट हो सकती है, और वॉल्यूम्स में अगर गिरावट होगी तो ऑब्वियस सी बात है एंजल वन का बिजनेस थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, BSE का डिस्टर्ब होगा, CDSL का डिस्टर्ब होगा, और बाकी कंपनी जो है फाइनेंशियल सर्विसेज में उनका भी डिस्टर्ब होगा। तो ये न्यूज़ अभी तो ऑफिशियल है कि RBI इम्प्लीमेंट करेगी, बट 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होगा या नहीं वो अभी तक ऑफिशियल नहीं है। उन्होंने बोल दिया 3 महीना में इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, बट अगर वो मान लो अगर फिर से एक्सटेंड कर दे तो अलग बात है, बट अभी तक अगर चीज़ें देखोगे तो ये न्यूज़ इन कंपनीज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों CDSL के बारे में, तो पिछले कुछ टाइम से कंपनी के जो EPS हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट डी ग्रोथ वो रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर देखोगे 2025 जनवरी में तो कंपनी के EPS 25.5 का देखने को मिल रहा था, और अभी कंपनी के EPS को देखोगे तो वो 22.79 का देखने को मिल रहा है। और उस टाइम कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था वो हमें 73 की भी ऊपर दिखती थी, और अभी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स लगभग 60 के आसपास है। क्यों भाई? क्योंकि पहले कंपनी लगातार ग्रोथ दिखा रही थी और अभी कंपनी डी ग्रोथ दिखा रही है, तो मार्केट इस कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएशन क्यों देगी? ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर मार्केट को एक अपॉर्चुनिटी मिला प्रॉफिट बुकिंग करने का, और वो मार्केट ने कहीं ना कहीं किया, जिस कारण भी CDSL में गिरावट दिखी। अब CDSL में रिकवरी क्यों नहीं हो पा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है इक्विटी टर्नओवर। अगर 2026 के फाइनेंशियल ईयर का इक्विटी टर्नओवर देखोगे BSE का, और इसको 25 से कंपेयर करोगे तो ग्रोथ आप देख लो कितना है, 374 ही मान लेते हैं, स्टार्टिंग के नंबर को ही हम पढ़ लेते हैं। चलो 3,74,000 करोड़ है ये, बट 374 ही अब पकड़ के चलो, 374 था, 26 में कितना हुआ 388, ग्रोथ एकदम कम दिखा। और अगर हम बात करें 24 को 25 से कंपेयर कर तो 240 था, जो कि सीधा बढ़कर 374 हो गया था। और वही 23 को 24 से कंपेयर करें तो वहाँ पर भी देखोगे तो चीज़ें ख़राब नहीं हैं, वहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 23 में 118 था, जो कि सीधा बढ़कर 24 में 224 हो गया। तो ग्रोथ काफ़ी सही दिख रही थी, और जब ग्रोथ दिख रही थी तो CDSL के नंबर भी ताबड़तोड़ दिख रहे थे, और उस टाइम के नंबर आप चेकआउट भी कर लेना। और अभी अगर देखें 26 में 25 से 26 को कंपेयर कर तो ग्रोथ क्या बहुत आउटस्टैंडिंग दिख रही है? बिल्कुल भी नहीं। लगभग 14-15 हज़ार करोड़ से 14-15 हज़ार करोड़ एक्स्ट्रा टर्नओवर रिपोर्ट हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल नहीं है। और यही सेम डेटा अगर हम NSE का भी देखें, अगर हम 26 को 25 से कंपेयर करें तो वहाँ पर इनके भी नंबर्स बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हमें देखने को मिलेंगे नहीं। 25 में कितना था 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ नहीं है, ये 20 लाख करोड़ है। और कितना है 26 में लगभग 28 लाख करोड़। तो ग्रोथ यहाँ पर दिखी है, बट ये ग्रोथ ऐसा नहीं कि नेक्स्ट लेवल है। अगर 20 लाख करोड़ सीधा 40 लाख करोड़ या 35 लाख करोड़ हो जाता तब वो काफ़ी अच्छी बात रहती। तो ग्रोथ उतना भी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, इस वजह से
CDSL जैसी कंपनीज़ के जो नंबर्स हैं वो उतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ CDSL ही नहीं, अगर हम NSDL की बात करें तो उसकी भी नंबर कोई नेक्स्ट लेवल नहीं है अगर 2026 के फाइनेंशियल ईयर में देखोगे तो। बाकी अगर आपने अभी तक CB रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों ट्रेंट। कल के दिन ट्रेंट ने अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जहां पर प्रॉफिट 30% से ग्रो करते हुए नजर आए थे। और साथ में कंपनी ने अनाउंस किया था 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर, और साथ में 6 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप ट्रेंड के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।